आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो 21 अक्टूबर के करेंट अफेयर्स, चलिए बात करते हैं। कौन कौन से करेंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, ये टोटल 5 करेंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहले तो इंडिया अफ्रीका रिलेशंस, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो है वो मालावी जाएंगी। पहली प्रेसिडेंट बनी है मालावी जाने में, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया। मालावी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं माइकल ऊसी, उन्होंने रिसीव किया। और अगेन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इनके साथ गए थे। तो मालावी एक बहुत ही छोटा सा शहर, तंजानिया, ये लेक मालावी यहाँ पे बड़ा फेमस है, लेक मोलाम्बी, ज़ाम्बिया। तो एक बहुत ही छोटा सा देश है अफ्रीका की अगर बात करते हैं। तो वही बोला कि सबसे पहले बात तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, टूरिज्म स्पेशली इसमें हम कोऑपरेट करते हैं। मालावी के जो नेचुरल रिसोर्सेज और भारत की जो ग्रोइंग डिमांड है एनर्जी मिनरल्स की, वो मालावी पूरा करेगा। और इस समय 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत मालावी का। क्या बात है, $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेट सेक्टर ने कमाल किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। तो प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे मालावी में, सब बढ़िया रहेगा। फिर मालाबार एक्सरसाइज, ओके, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मालाबार 2024 14 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए, क्वाड बेसिकली। तो इनकी एक्सरसाइज है ये। आपको पता है चाइना का थ्रेट साउथ चाइना सी पे मंडरा रहा है। तो नेवल वॉरशिप, हेलीकॉप्टर्स, लॉन्ग रेंज मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये सब के सब बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज करेंगे। बाकी एयर वॉरफेयर डोमेन, सब सरफेस वाटर वॉरफेयर डोमेन, इन पे भी बात होगी, मतलब इन पे भी एक्सरसाइज है। स्पेशल फोर्सेज जैसे कंबाइंड स्पेशल फोर्सेज ड्रिल्स, जितने भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस है वो करेंगे। सबमरीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो। तो सी फेज जो है वो इंटर ऑपरेबिलिटी को आगे बढ़ाएगा, राइट। रीजनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी को ये और ज़्यादा बढ़ाएगा। फेज 18 अक्टूबर 2024 से, तो 2024 को कंक्लूड होगा, यानी कि एक तरीके से नरसों कंक्लूड हो गया है। सेक्शन 6A पे काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। 17 अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा 4A की मेजॉरिटी से कि सेक्शन 6A सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जो 1971, समझ रहे ध्यान से, उनको सिटीजनशिप मिलेगी जो आसाम 1971 या उससे पहले आए हैं। यानी कि 1971 वाले के बाद को, 24 मार्च 1971 कट ऑफ डेट है, उसके बाद वालों को अगर आप आए हैं सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे बांग्लादेशी जो हैं वो इसके बाद आए हैं। तो एक तरीके से ये लैंडमार्क जजमेंट है, मेजॉरिटी वर्डिक्ट है, जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत MM सुंदरेश और मनोज मिश्रा ने यही बोला कि ये पॉलिटिकल कंसेंसस जो 1985 में आसाम अकॉर्ड हुए थे उससे अलाइन करता है। तो कट ऑफ डेट उसमें 1 जनवरी 1966 थी आसाम अकॉर्ड ने, कि फॉरेनर्स कौन है और प्रोविजंस उनको सिटीजनशिप ग्रांट करने के लिए 24 मार्च 1971 थी। ठीक है, अब आपको पता है कि CAA पे काफी बवाल मचा ही हुआ है। तो आर्टिकल 11 और एंट्री 17 ऑफ द यूनियन लिस्ट कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि सिटीजनशिप को लेकर, क्योंकि पार्ट 2 में सिटीजनशिप आती है, लॉज कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। और राइट टू इक्वालिटी, पिटिशनर ने यह आर्ग्यू किया था कि सेक्शन 6 से जो है वो अनफेयर है, क्योंकि सिर्फ ये आसाम के ऊपर है, बाकी बॉर्डर स्टेट्स नहीं है। कोर्ट ने बोला कि देखिए आसाम की डेमोग्राफिक यूनिक है, इसीलिए हम इसको जस्टिफाई करेंगे। फिर यहाँ पे क्लेम किया सेक्शन 6 जो है वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोर्ट ने डिसएग्री किया, बोला कि भैया दे तो रहे हैं, हमने कंट्रोल्ड माइग्रेशन के लिए सोल्यूशन दिया है ना हमने, आप माइग्रेशन को रेगुलेट करिए, नेशनल सिक्योरिटी को बिना नुकसान पहुंचाए। कल्चरल इम्पैक्ट, पिटिशनर ने यह भी बोला कि देखिए अगर आप माइग्रेंट्स को सिटीजनशिप दे देंगे तो इसमें आसामीज लोगों का राइट्स जो है वो चला जाएगा। तो आर्टिकल 2191 के तहत ये सही नहीं होगा, क्योंकि कल्चरल और जो माइनॉरिटी राइट्स है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे रह रहा है उसको होने चाहिए। तो कोर्ट ने इसको भी बोला कि देखिए हम डाइवर्स नेशन है और आपको समझना पड़ेगा। तो जस्टिस पारदीवाला बस इसके अगेंस्ट में थे, बोला कि देखिए मैकेनिज्म नहीं है तो इसीलिए इसको आप मत करिए। और बोला कि देखिए प्रोविजन जो है वो ऑलरेडी इनएफेक्टिव है, धीमे धीमे जैसे वक्त आगे बढ़ा तो एक डिफाइंड टाइम फ्रेम नहीं है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको ना। लेकिन बाकी जितने भी जजेस थे उन्होंने कहा कि नहीं ये आप करिए। ओशन हीट वेव्स की बात करते हैं दोस्तों। आज थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना है 4 धाम के लिए। तो ओशन हीट वेव्स, मरीन हीट वेव्स भाई अब पूरे समुद्र में फैलती जा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इससे टेम्परेचर बढ़ेगा और मरीन इकोलॉजी के लिए भी खतरा है। और साइक्लोन हो गया, मतलब जितने भी आपके तूफानी इवेंट्स हैं
वो ज़्यादा बढ़ेंगे, एक्सट्रीम रेनफॉल ये सब होने वाला है। तो नेचर में ये इसको पब्लिश किया गया 16 अक्टूबर 2023 की जो हीट वेव है, स्पेशली मरीन हीट वेव, लगातार जो ओशंस के टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहे हैं। ओके, तो ट्वाइलाइट जोन में हमको चेंज देखने को मिला है। ट्वाइलाइट जोन वो होता है जो 200 और 1000 मीटर के बीच में होता है, ठीक है ना, 200 मीटर 1000 मीटर के बीच का जो जोन उसको ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। तो इसमें वही है कि सबसे पहली बात तो कि इसमें जो डीप ओशन हीट वेव्स है वो अंडर रिपोर्टेड है, कि बहुत नीचे तक आप भाई स्टडी मुश्किल होती है। तो इसीलिए जो डीप ओशन के अंदर एकदम जो मरीन हीट वेव आ रही है ना, वो तो अभी हमने उसको रिपोर्ट ही नहीं किया है। अभी तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स को ही हम देख रहे हैं, अंदर का तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है। एडी करेंट जो बहुत बड़े लार्ज लूप्स और swirling वाटर्स होते हैं, सैकड़ों किलोमीटर तक वो जाते हैं, वो वार्म और कोल्ड वाटर लेके जाते हैं। तो ये अगेन सब सर्विस ओशन टेम्परेचर को बनाने में बहुत बड़ा इनका रोल होता है, ये भी इम्पैक्ट हो रहा है। और डेटा कलेक्शन मेथड इन्होंने मूरिंग्स यानी कि डीप सी बॉयज और आर्गो फ्लोट्स, रोबोटिक डाइवर्स, रोबोट्स भेजे अंदर, ये मेथड इन्होंने यूज़ किया है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हमने बताया कि प्लैंकटन से लेकर जितने भी आपके मरीन एनिमल्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आखिरी, रेलवेज में इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज साफ साफ हमको देखने को मिला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बरखेड़ा और बुधनी के बीच में रेलवे लाइन है, जो कि रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व के बीच से जाती है, उसमें 14 लेपर्ड्स मर गए, 7 टाइगर्स मर गए ट्रैक्स पे आने से। तो एमपी ने ऑलरेडी, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने ये इशू रेस किया था कि भैया सेफ्टी, कुछ तो सेफ्टी करिए। तो कंस्ट्रक्शन लगातार होता जा रहा है, अंडर पासेज जो हैं वो नहीं बनाए जा रहे हैं। अब अंडर पासेज आप बनाइए भाई, ऊपर से ट्रेन जाए ना, ताकि वो ऊपर ही ना चढ़ पाए ट्रैक के। आप नीचे एक पास बना दीजिए ना, ताकि आराम से वाइल्ड लाइफ जो मतलब जो भी है वो, वैसे ही टाइगर्स कम है, लेपर्ड्स कम है, और आप और उनको कुचल दे रहे हो तो क्या करें। अब इसमें क्या किसी की गलती नहीं है, लेकिन हाँ प्रशासन की गलती है। फिर वाटर लॉगिंग, कई बार क्या होता है कि ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने के कारण ट्रैक के अगल बगल पानी भर जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है ना, कि जब भी जानवर पानी खोजते खोजते आते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो कोलिजन रिस्क अपने आप बढ़ जाता है। स्पीड लिमिट को भाई थोड़ा सा कम करें। अप्रूव्ड स्पीड लिमिट सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन कई बार इसको क्रॉस कर दिया जाता है। भाई विजिबिलिटी कई बार नहीं रहती है, तो ट्रेन पायलट्स एनिमल्स को स्पॉट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वीड्स की वजह से। और गार्बेज, कई बार जो है वो ट्रैक के पास गार्बेज आ जाता है, तो इसीलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।